दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में थे, उस वक्त वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज में बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। उसी वक्त फ्रांस, जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के भीतर भी आने वाले वक्त में और खास तौर पर अपनी जरूरत जो बाजार और युद्ध दोनों को लेकर है, उसमें व्यापक परिवर्तन की दिशा में यूरोप बढ़ता हुआ दिखाई देने लग गया। और इस परिस्थिति के बीच रूस की तरफ से जो यूक्रेन पर हमले हो रहे थे, वो कहीं ज्यादा तेज होते चले गए। और इन तमाम परिवर्तनों के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन यही दिखाई दिया कि नई विश्व व्यवस्था में क्या वाकई भारत, रूस और अमेरिका एक मंच पे खड़े हैं। तीनों की जरूरतें क्या एक सरीखी है या फिर तीनों के विचार एक तरह से एक साथ बन तो नहीं रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत की तरफ से यह भी जानकारी आई कि अगर पुतिन दिल्ली आ सकते हैं तो जेलेंस्की दिल्ली क्यों नहीं आ सकते हैं। तो जेलेंस्की दिल्ली अगर आ जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज बहुत बड़ा चला जाएगा और बात शांति की दिशा में बढ़ जाएगी। लेकिन इन तमाम परिस्थिति, निर्णय और हलचल के बीच जो स्ट्रेटजी बनाई अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उसने हंगामा मचा दिया। हंगामा इसलिए मचा दिया क्योंकि टैरिफ वार चीन के साथ शुरू हुआ था। पीस यानी शांति की दिशा में बढ़ते हुए कदम यूक्रेन का साथ देने को लेकर थे और दोनों तरफ से चीजें डगमगाती हुई दिखाई देने लग गई। इतना ही नहीं, जिस टैरिफ वार की कल्पना अमेरिका ने की थी, यूरोप ने उससे हटकर या यूरोपीय देशों ने उससे हटकर चीन के साथ समझौते की दिशा में कदम बढ़ा दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति तो बाकायदा चीन में रहे, उसके बाद वो निकलकर वहां से जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पहुंचे और अब इनकी मुलाकात जेलेंस्की के साथ होनी है। इन तमाम मैसेजेस के भीतर जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या नई विश्व व्यवस्था जिसको बनाने की दिशा में दुनिया बढ़ना चाह रही है, उसमें पुतिन की दिल्ली की यात्रा ने कमाल कर दिया है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्णय लिया इस दौर में, वो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की उस कूटनीति के सामने अपनी चालों को बदलने के लिए मजबूर कर गया जिस दिशा में हर कोई बढ़ता चला जा रहा है। हमें लगता है आज बात तो शुरुआत इसी बात को लेकर होनी चाहिए कि अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो परिवर्तन किया है और जो परिवर्तन के बाद 29 पन्नों का जो दस्तावेज लेकर वह दुनिया के सामने आए हैं, उस पर पहला मोहर या पहली ठप्पा किसी ने अगर लगाया तो वह क्रेमलिन है, यानी मॉस्को है। उसने कहा, ठीक लिखा है आपने, हमारे ही विजन के साथ आखिर में आपको खड़ा होना पड़ा। क्या है इस डॉक्यूमेंट के भीतर? 29 पन्नों का यह डॉक्यूमेंट पहले देख तो लीजिए। यह डॉक्यूमेंट है अमेरिका का डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर, और इसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि रूस अब अमेरिका के लिए कोई सीधा खतरा है ही नहीं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिका रूस को दुश्मन भी नहीं कहेगा। इतना ही नहीं, बहुत ही फ्लेक्सिबल सच को शायद अमेरिका ने पहली बार उन दस्तावेजों में दर्ज कर दिया जिसको इससे पहले कभी दर्ज करने की कोशिश की नहीं गई। क्योंकि नाटो कंट्रीज को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क सीधे तौर पर लगाया गया है। इसकी जरूरत क्या है, यूरोपीय यूनियन की जरूरत क्या है, यानी मैसेज इस डॉक्यूमेंट के भीतर तीन ही सबसे बड़ा है। पहला तो यह है कि रूस से दुश्मनी करके अमेरिका को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई लाभ होगा नहीं।
और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को जितनी बड़ी तादाद में मदद की जा रही है, जो अरबों डॉलर के हथियार दिए जा रहे हैं, अब वो और दे। यानी पीस प्रोसेस और यूक्रेन रशिया के बीच अमेरिका इस वक्त रशिया के साथ खड़ा है। रूस को अलग थलग नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि चीन मजबूत हो जाएगा और चीन पर निर्भरता रूस की बढ़ चुकी है। तो क्यों नहीं रूस को साथ खड़ा कर लिया जाए। और शायद इसीलिए इस पूरे डॉक्यूमेंट को लाया गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के भीतर यूरोप को एक सबक देने की सोच भी है। और इस डॉक्यूमेंट में पहली बार यह लिखा गया है कि दरअसल यूक्रेन को लेकर अगर यूरोप को कोई चिंता है तो वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ ले। बात इतना भी नहीं है, यह भी कहा गया कि आने वाले एक दो दशकों में यूरोप अपने तौर पर अपनी नीतियों तले दब जाएगा और उसका कोई अस्तित्व किसी ताकत के तौर पर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी नाटो खत्म हो, यूरोपीय यूनियन वीक होता चला जाए, यूक्रेन को लेकर युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा नहीं होगा। और इन सब के साथ जो व्यापारिक लाभ, जो ट्रेड का लाभ है, वो सीधे तौर पर यह भी इस डॉक्यूमेंट में बतला रहा है कि रूस और खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक समझौते अमेरिका को चाहिए। यह इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके मिलेंगे, जो पुनः निर्माण करेंगे, खास तौर पर यूक्रेन के बीच। यानी युद्ध खत्म हो जाए तो अमेरिकी कंपनियों को यहां पर लाभालाभ मिलेगा, जो अमेरिका के लिए लाभ देगा। तो ऐसे में यूरोप की जरूरत है क्या। यूरोप तो 20 साल में उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इन बातों का खुले तौर पर जिक्र किया गया इस डॉक्यूमेंट में। और पहली मोहर किसी ने अगर लगाई तो वह रूस है। और इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद बड़ा सवाल उस पीस प्रोसेस का खड़ा हो गया जो रूस और यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने ही बनाया था, जिसका विरोध यूरोप कर रहा था, नाटो कंट्रीज कर रही थी, यूरोपीय यूनियन कर रही थी। क्योंकि उन्हें लग रहा था यह कैसी परिस्थिति है कि रूस ने हमला किया, जिस देश पर हमला किया उस देश की उस जमीन पर उसी का कब्जा हो जाए और इसको शांति की प्रक्रिया कहा जाए। इनकार कर दिया गया। तो जिस मौके पर यह डॉक्यूमेंट निकल कर आया, उसी मौके पर उसी वक्त यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की ने बताया कि दरअसल हुआ क्या है। और उन्होंने जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी, एक वीडियो जारी किया, एक वक्तव्य जारी किया और बताया कि रूस ने इस एक हफ्ते के भीतर, यानी जब रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, अमेरिका मुहर लगा रहा था अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को लेकर, उस वक्त रूस ने 1600 बार अटैक किया यूक्रेन पर। इस अटैक में लगभग 1200 गाइडेड एयर बॉम्ब मारे गए, 70 मिसाइल दागे गए, 240 ड्रोन के जरिए हमले किए गए, 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और अलग अलग शहर, चाहे वो खारसेन हो, चाहे खारकीव हो, चाहे चेरनीव हो, तमाम जगहों पर जो परिस्थिति है उसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया। और खुद वह सामने भी आकर उन्होंने कहा और ऐलान किया यूरोपीय कंट्रीज से, नाटो कंट्रीज से, अपने पार्टनर से कि आप हमारी मदद कीजिए। यानी पुतिन का दिल्ली आना, अमेरिका के रुख में परिवर्तन होना, हमले लगातार बढ़ते चले जाना, एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में बढ़ते हुए कदम में यूरोप के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान अमेरिका के जरिए उठ जाना। लेकिन पहले देखिए जो खुद जेलेंस्की ने जिस वीडियो को जारी किया और जो बातें कही।
Шановні присутні, дорогі гості нашої прекрасної держави, шановне духовенство, наші дорогі військові. दरअसल इस प्रक्रिया के भीतर भारत की बड़ी भूमिका भी खुलकर सामने आ गई। यानी भारत की कूटनीति, जिसमें रूस से उसकी निकटता और चीन को लेकर अभी भी संशय की स्थिति, लेकिन रूस का चीन के साथ जबरदस्त भागीदार होना और इन सब परिस्थितियों के बीच अमेरिका का रूस के पक्ष में आकर खड़े होते हुए दिखाई देना। लेकिन बात यही रुकी भी नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से अब डिप्लोमेटिक तरीके से यह प्रयास हो रहा है कि जेलेंस्की कम से कम भारत जरूर आ जाएं। युद्ध के बाद से 8 बार भारत के प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बात हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 4 ऐसे मौके आए। एक मौका तो खुद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए, लेकिन 3 मौके ऐसे थे जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात हुई थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो शी जिनपिंग से भी एससीओ की बैठक में मिल रहे हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा डेवलपमेंट यह हो जाता है कि अमेरिका 3 तरफा दरवाजों को खोलता है। एक दरवाजा खुले तौर पर भारत के साथ जो डील अटकी पड़ी है, उसको लेकर अमेरिकी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे अगले हफ्ते, जो यहां के कॉमर्स सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। यानी उनकी तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं, जो ट्रेड डील कर रहे हैं, उसमें डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर हैं। यह एक हिस्सा एक है। दूसरा हिस्सा यह है कि अब क्वाड के भीतर टेररिज्म को लेकर चर्चा होगी और विदेश मंत्री अमेरिका के भारत आएंगे। क्वाड की बैठक, उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की भी मौजूदगी होगी। और टेररिज्म का मुद्दा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठाया है, तो अब उस पर क्वाड की सहमति है, वो साथ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन तीसरी परिस्थिति और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब के बीच एलिसन हुकर, जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर है अमेरिका की, वो भारत आज रात पहुंच रही है। वो बेंगलोर जाएंगी, यानी इसरो जाएंगी, जो कि इंडियन स्पेस सेंटर जहां पर है, वहां पर देखेंगी परखेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच अब समझौते होने हैं, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल समझौते होने हैं। और 4 दिनों की इस यात्रा में वो बेंगलोर के बाद दिल्ली आकर यहां पर एक्सटर्नल अफेयर के तमाम नौकरशाहों से मुलाकात करेगी, जिसमें बड़े नौकरशाह मिस्त्री से उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी 3 रास्ते अमेरिका भारत के साथ डील करने की दिशा में खोल रहा है। और इन परिस्थितियों के बीच खुले तौर पर अमेरिका यह बार बार जतलाना चाह रहा है कि अब भारत के साथ समझौतों की दिशा में बढ़ना होगा। तो क्या इसीलिए भारत ने डिफेंस डील रशिया के साथ नहीं की? क्या इसीलिए रशिया ने कच्चे तेल का रास्ता भारत के लिए खोलकर रखा? क्योंकि अमेरिका से अगर तेल आएगा तो भारत को महंगा पड़ेगा, न सिर्फ कीमत को लेकर, बल्कि उस तेल को भारत तक लाने में भी बहुत कॉस्टली पड़ेगा वो। तो ऐसे में डिफेंस डील का रास्ता अमेरिका के लिए खुला छोड़ दिया गया। यानी पूरी दृष्टि को समझे तो एक बाजार और टैरिफ की परिस्थितियां तो है, लेकिन अमेरिका अगर 3 फ्रंट पर, वो टैरिफ डील है, वो क्वाड की बैठक है, और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर की भारत की यात्रा जो आज रात शुरू हो गई, वहां से वो काम करेंगी। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके अमेरिका ने बतलाया है। इस पर्चे में बकायदा लिखा गया कि 7 से 11 तक की भारत की यात्रा है। इसमें लिखा गया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला बनाने के लिए, यानी मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भी अमेरिका प्रयासरत है। इसमें लिखा गया कि इकोनॉमिक और कॉमर्शियल समझौते दोनों देशों के बीच होंगे। इसमें लिखा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और खास तौर से जो इसरो की भूमिका अंतरिक्ष को लेकर है और वहां जो काम रिसर्च हो रहा है, उसको लेकर भी अमेरिका समझौता करना चाहता है। इसमें यह सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई भारत इस दौर में अमेरिका रूस
के केंद्र में है? जी नहीं। सिर्फ अमेरिका और रूस के केंद्र में नहीं, बल्कि चीन को लेकर भी, क्योंकि चीन की यात्रा यूरोपीय कंट्रीज इस दौर में लगातार कर रहे हैं और चीन की भूमिका बाजार को लेकर अमेरिका से हटकर अब वो यूरोप के कंट्रीज के साथ साथ अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। उसके दायरे में अफगानिस्तान भी है और मिडिल ईस्ट भी है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वाकई भारत और रूस अगर करीब इस दौर में आए हैं और रूस को एक बड़ी मान्यता भारत की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिली और अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल डाली, तो ऐसे में भारत को क्या लाभ हुआ और क्या वाकई रूस जिस बात का जिक्र कर रहा है कि वह एक शील्ड बन सकता है जो तनातनी भारत और चीन के बीच में है, क्योंकि चीन के साथ रशिया की जरूरतें कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारत ने अब दरवाजे चीन के लिए भी खोल दिए। शंघाई में 32 साल के बाद इंडियन कॉन्सुलेट खोला गया है। एक तस्वीर देख लीजिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत ने यह मैसेज तो दे दिया कि वह दुनिया के किसी भी देश के साथ साझीदार के तौर पर नहीं खड़ा है। अपनी जरूरतों को लेकर हर देश के साथ उसके कूटनीतिक तौर तरीके, संबंध और शायद सामरिक और आर्थिक दोनों परिस्थितियों में वह हर समझौता करने के लिए तैयार है जहां भारत को लाभ हो। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से चीन के साथ भारत की साझेदारी हुई, एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन चले गए, ब्रिक्स नई करेंसी नहीं लाएगा, इसको लेकर भारत ने पहल की और इस पर एक सहमति बने ना बने, लेकिन यह माना गया कि ब्रिक्स कोई अपने तौर पर डॉलर को काउंटर करने के लिए कोई नई करेंसी नहीं लाएगा। लेकिन रूस के साथ बढ़ते हुए संबंध और समझौतों ने अमेरिका के सामने ये हालात उनकी अपने देश के भीतर तो खड़े कर ही दिए, क्या वाकई एशियाई देशों की कतार में भारत के साथ ना जुड़ना अमेरिका के लिए सबसे घाटे वाला सौदा है। अलग अलग तरीके से अमेरिका में अलग अलग व्याख्याएं जरूर हुई, लेकिन इसमें एक कमेंट हमको लगता है आज ये सुनना चाहिए। अमेरिकी सिंगर हैं मैरी मिलबैन। इन्होंने कहा, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब घर में बैठ जाना चाहिए और ब्रेड बटर खाना चाहिए, क्योंकि शांति की दिशा में जो प्रयास भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति ला सकता है तो वह इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ला सकते हैं। तो यह मैसेज अपने आप में इतना बड़ा है, जिसने अमेरिका की उस तमाम पहल में जिसमें ट्रंप लगातार जिक्र किया करते थे कि भारत के साथ जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटना जो हुई, उसमें उन्होंने युद्ध रुकाया और भारत ने लगातार इसका इनकार किया। तो वो तमाम बातें एक झटके में इस वक्त सामने आकर खड़ी है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो सोच रहे थे उससे हटकर कई ज्यादा बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी ने जो उठाया, उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दो मैसेज दे दिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू पावर सेक्टर्स जो भी होंगे वो बिना भारत के हो नहीं सकते हैं। इसीलिए जो अमेरिकी सिंगर है मैरी मिलबैन, उन्होंने कहा क्या, सुन तो लीजिए। And Prime Minister Modi, in my opinion, is the best leader and the only leader who can really be a mediator between all of these various leaders and countries who have a direct effect upon a peace deal between Russia and Ukraine. And so, and my advice, to be honest, with the president, to the president and the Trump administration, after seeing this meeting between President Putin and Prime Minister Modi in India, invite the Prime Minister to the United States on an official visit, sit down, break bread, apologize, and repair the relationship between these two great countries.
And I think in that vein, the prime minister can be a greater help to the United States. आप कह सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन जो हुआ है उसने दुनिया के तमाम लोगों की निगाहों में भारत को लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बात इतनी नहीं है। 3 बड़े सवाल अब भी भारत के सामने एक चुनौती है। ट्रंप जिस लिहाज से बदलते हैं उसमें जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है, रूस पर निशाना साधना बंद करने का अंदेशा दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत का कॉरपोरेट, भारत की इकोनॉमी रूस या चीन के आश्रय नहीं चल सकती है। यह एक सच है और अमेरिका भी इसको बाखूबी जानता है। तो क्या अमेरिका को अपने दरवाजे तक लाने तक की परिस्थितियों में ही पुतिन की यह यात्रा भारत के लिए लाभदायक रही, या फिर इससे हटकर कोई अमेरिकी रुख आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध की आशंकाएं लगातार गहरा रही है, उसमें हर कोई यह मान रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान की जरूरत चीन को भी है और पाकिस्तान की जरूरत भारत के ना साथ खड़े होने पर अमेरिका को कहीं ज्यादा है। और खुद अमेरिका एशियाई देशों के बीच एक ऐसी जमीन चाहता है जिसका जिक्र उसने अफगानिस्तान से किया था। यानी भारत के सामने एक दोराहा भी है। अगर अमेरिका की अपनी रणनीति सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के पक्ष में चली गई तब होगा क्या? और अगर चीन इन सारी परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ उसी तर्ज पर खड़ा हो जाता है जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त खड़ा था, तब भारत को लेकर रशिया की कौन सी भूमिका होगी? क्योंकि इस वक्त रूस की इकोनॉमी को कोई संभाल रहा है तो वो चीन संभाल रहा है। यानी सवाल यह नहीं है कि भारत के लिए अमेरिका ने 3 दरवाजे खोले हैं। सवाल यह है इन 3 दरवाजों के आश्रय क्या अमेरिका भारत को अब भी परख रहा है? क्योंकि इस स्ट्रेटजी के पेपर में भारत का जिक्र नहीं है, रशिया का जिक्र है, यूरोप का जिक्र है, नाटो का जिक्र है, यूरोपीय यूनियन का जिक्र है, यूक्रेन के साथ साथ वार का जिक्र है, गाजा पट्टी का जिक्र है, इजराइल का जिक्र है, भारत का जिक्र नहीं है। तो यह तीसरी परिस्थिति जो यहां से निकलती है वो एक नई चुनौती के साथ भारत के सामने खड़ी है। और यह चुनौती बहुत साफ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति जिस तेवर के साथ पुतिन के साथ खड़े होकर आगे बढ़ी है, यूरोप के भीतर भी सवाल है और अमेरिकी स्ट्रेटजी के भीतर भी सवाल है। चीन के लिए भी एक दोराहे वाला रास्ता है और भारत की अपनी इकोनॉमी और अपने मेक इन इंडिया को संभालने के लिए चीनी बाजार और चीनी माल की कितनी जरूरत है, यह उसकी निर्भरता भारत की भी उस पर टिकी हुई है जैसे निर्भरता रूस की चीन के साथ जुड़ी हुई है। यानी इस दायरे में पुतिन की यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। जो अभी तक एक स्टैग्नेंट था, एक रुका हुआ हिस्सा था, उसमें एक रवानगी आई है। लेकिन यह राहत है या मुश्किल परिस्थितियों की शुरुआत है? शायद इन दोनों के बीच दुनिया का कोई देश खड़ा हो या ना खड़ा हो, भारत तो खड़ा है क्योंकि मुश्किल हालात यूक्रेन भुगत रहा है, मुश्किल हालातों का डर यूरोप को समाये हुए है और इन सब के बीच रूस और अमेरिका की दोस्ती अगर पुराने दौर में जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, उस वक्त के दौर में आकर ट्रंप और पुतिन खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा? शायद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने इन्हीं बातों को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।